हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं। रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक के ऑब्जेक्टिव्स के सेट नंबर 15 के डिस्कशन के लिए, और आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने सेट नंबर 15 खुला हुआ, और इसी सेट नंबर 15 के 20 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सेट नंबर 15 के डिस्कशन को। और सेट नंबर 15 का हमारा पहला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। जैसा कि आपको याद होगा, कल के सेट में भी हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न था कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत में भारत का स्थान 105 है। भारत के पड़ोसी देश में सबसे बेहतर अवस्था किसका है? और कल का प्रश्न था कि भारत का रैंक क्या है। ठीक है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कहां की संस्था है? तो कनाडा की संस्था है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किए गए इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश में कारोबार करने हेतु आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कितना खुलापन माहौल है। जिस देश का कारोबार हेतु जितना खुलापन माहौल जिस देश में है, वह देश उतने ही बेहतर रैंक पर स्थित है। भारत इस वर्ष 26 स्थानों की गिरावट पाकर के 105वें स्थान पर है। यानी भारत पिछले वर्ष के रैंकिंग में 79वां यानी 79वां स्थान पर था। इस वर्ष 105वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पीछे चाइना है, और चीन का स्थान इस सूची में 124वें स्थान पर है। क्या स्थान पर? 124वें स्थान पर है। बांग्लादेश को देखिएगा तो बांग्लादेश भी चाइना से बेहतर स्थिति पर है, 123वें स्थान पर है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 104वें स्थान पर, 104वें स्थान पर है। पाकिस्तान की बात करें तो यह बहुत पीछे है, 136वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 136वें स्थान पर है। भारत का स्थान 105वां है। शीर्ष देश यानी फर्स्ट देश हांगकांग है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के करेंसी नोटों में सर्वाधिक प्रचलन में कौन सा नोट है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के चलते हैं, और 10 रुपए के नोट भी चलते हैं। इसके अलावा 50 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट तथा 2000 के नोट भी चलाए जा रहे हैं। 2016 में विमुद्रीकरण जब किया गया था तो उसमें क्या किया गया था कि 1000 के नोट और 500 रुपए के नोट को बंद किया गया था, जिसमें 500 रुपए के नए नोट जिसके पश्चात जारी किए गए, और 2000 रुपए के भी नए नोट जारी किए गए, तथा 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया। तत्पश्चात याद रखिएगा कि करेंसी नोटों में सर्वाधिक प्रचलन वर्तमान में बात करें तो 50% के आसपास है। 2019 के रिपोर्ट के आधार पर हम बोल रहे हैं तो 50%, 47% से प्लस था, 47.2% 2019 में ही था। ठीक है, इसका प्रचलन। और वर्तमान समय में बात करें तो ये 50% से अधिक प्रचलन में है। जबकि 500 रुपए और 200 रुपए के नोट के प्रचलन में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 2000 रुपए के नोट में काफी गिरावट देखने को मिली है इसके प्रचलन में। और इसका प्रचलन अब मात्र 2000 रुपए के नोट का प्रचलन अब मात्र 2.4% के आसपास रह गया। भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने इन नए नोट 2000 रुपए के नए नोटों को भी छापना बंद कर दिया। अब नोट पर किसका पिक्चर है, चित्र है, तस्वीर है, ये आपको पूछा जाता है। तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का तस्वीर है, ये आपको याद होगा, लिख लीजिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। 50 रुपए के नोट पर हम्पी रथ का तस्वीर है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। और 500 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? तो 500 रुपए के नोट पर लाल किला का तस्वीर है। किसका? लाल किला का। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में आजकल, एक अच्छा ट्रेंड है ऐसे प्रश्नों का, तो इसे आप याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया शेखर कपूर को। किनको? शेखर कपूर को। ठीक है,
परेश रावल है यहाँ, परेश रावल के बारे में याद रखिएगा। इनको एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी, FTII की। कहा? पुणे में स्थापना की गई थी, प्रभात स्टूडियो में। कहा? पुणे के प्रभात स्टूडियो में। ये भी लिख लीजिएगा, स्टैटिक जीके के रूप में आपको पूछा जा सकता है, प्रभात स्टूडियो। ठीक है। वीके यादव के बारे में याद रखिएगा, ये रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन और CEO है। CEO एंड चेयरमैन, और CEO बनने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के पहले CEO हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के फर्स्ट CEO हैं। कौन? वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 4, एमी पुरस्कार 2020 आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें एक चीज आप जोड़ लीजिएगा, एमी पुरस्कार 2020 कॉमेडी सीरीज का आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कैथरीन ओहारा को दिया गया। किसको दिया गया? कैथरीन ओहारा को दिया गया। कॉमेडी श्रृंखला का, कॉमेडी सीरीज का आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री का पुरस्कार किस कॉमेडी सीरीज के लिए? तो याद रखिएगा, एस्चिट क्रिक के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। जेंडिया आपके विकल्प में दिख रहा है, तो जेंडिया को ड्रामा सीरीज का आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। ड्रामा सीरीज के आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इनकी ड्रामा सीरीज थी यूफोरिया। क्या था? यूफोरिया। जो आपको ये विकल्प में दिख रहा है, ये थी इनकी क्या? ड्रामा सीरीज। और इसी के लिए जेंडिया को दिया गया क्या? एमी अवार्ड का आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री पुरस्कार। ठीक है। एमी अवार्ड के बारे में याद रखिएगा, एमी अवार्ड 2020 लॉस एंजल्स में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, अमेरिका में, लॉस एंजल्स में आयोजित कार्यक्रम में एमी अवार्ड का वितरण किया गया। ठीक है। चलिए, सितंबर के महीने में 2020 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस उपन्यास के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस उपन्यास के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि मान बुकर पुरस्कार और मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दो अलग अलग पुरस्कार हैं, जो कि विश्व स्तरीय पुरस्कार है। और ये पुरस्कार 2020 में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 में द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया मारिके लुकास रिजनेवल्ड को दिया गया। कौन सा अवार्ड? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग दिया गया। किनको? मारिके लुकास रिजनेवल्ड को। ये नीदरलैंड की है। कहां की है? नीदरलैंड की है। अब आपके एक विकल्प में और दिख रहा होगा, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जोखा अल्हार्थी को। किसको? जोखा अल्हार्थी। जोखा अल्हार्थी को यह पुरस्कार दिया गया। ये ओमान की रहने वाली थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, द्रोणाचार्य पुरस्कार को प्राप्त करने के पूर्व ही किस खेल प्रशिक्षक की मृत्यु हो गई अगस्त 2020 में? तो याद रखिएगा कि 30 अगस्त को इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना था। 30 अगस्त 2020 को इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना था, लेकिन 29 अगस्त को ही इनका निधन हो गया, ठीक एक दिन पहले। और ये थे कौन? पुरुषोत्तम राय। ये एथलीट कोच थे। ये क्या थे? पूर्व एथलीट कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार जानते हैं कि खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व कोच को दिया जाता है, और ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में
और एक जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, जीवन पर्यंत श्रेणी में। तो आपको खेल रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जितने भी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कोई भी पुरस्कार, सभी पुरस्कारों की, अर्जुन पुरस्कार, सभी पुरस्कारों की राशि बढ़ाई गई है इस वर्ष। और खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। आपका नियमित श्रेणी में 10 लाख, यहाँ लिख देते हैं 10 लाख, और जीवन पर्यंत श्रेणी में 15 लाख। ठीक है, तो ये आपको 2 श्रेणी में दिया जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार की भी राशि को बढ़ा दिया गया और अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो पुरुषोत्तम राय पूर्व एथलेटिक्स कोच थे, इनको मिलने वाला था, उनके ठीक एक दिन पहले ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी विकल्प में दिख रहा है, ये रेल राज्य मंत्री थे जिनका क्या हो गया, निधन हो गया। रेल राज्य मंत्री थे जिनका निधन हो गया कोरोना के कारण। बस ये कर्नाटक के बेलगामी सीट से सांसद थे, बेलगामी से सांसद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक कौन थे जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया? तो सितंबर 2020 में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। ये बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक थे। 1861 में इन्होंने क्या किया था, बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। कब? 1981 में। कब? 1981 में। 1981 में इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आंगरिता एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये 10 बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही थी, नेपाल की रहने वाली थी। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, यह किस दिवस की थीम है? तो एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, यह थीम है किस दिवस की? तो यह है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। कब की है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम है। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को। 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब विकल्प देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था पर्यावरण दिवस का जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष किस तिथि को? 7 अप्रैल को। और इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, अब आपका ओजोन संरक्षण दिवस दिख रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? तो ओजोन फॉर लाइफ। इसकी थीम क्या थी 2020 की? ओजोन फॉर लाइफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस बंदरगाह पर भीषण विस्फोट से काफी नुकसान हुआ? किस बंदरगाह पर भीषण विस्फोट से काफी नुकसान हुआ? तो याद रखिएगा, लेबनान का नाम आपने सुना होगा। लेबनान में पिछले कुछ महीने पहले एक भारी विस्फोट हुआ, क्योंकि वहां तकरीबन 2700 टन NHO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा गया था। और जब इसी में विस्फोट हुआ तो लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे कि पूरा का पूरा बेरूत शहर लेबनान की राजधानी ही खंडहर के रूप में तब्दील हो गई। ठीक है,
तो ये विस्फोट कहाँ हुआ था? लेबनान की राजधानी बेरूत में। और कितना अमोनियम नाइट्रेट जमा करके रखा था? तो 2700 टन। और किस यौगिक के कारण विस्फोट हुआ? तो विस्फोट का कारण क्या था? तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, NHO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये विस्फोट हुआ। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के कारण ये विस्फोट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने सर्गेई बुक्का के 1994 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर पॉल वॉल्ट में रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, सर्गेई बुक्का का नाम आपने सुना होगा। सर्गेई बुक्का एक ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। इनका रिकॉर्ड था 1994 में बनाया था, जो कि इन्होंने हाईएस्ट जंपिंग का और इनके द्वारा जंप किया गया जो ऊंचाई था वो था 6.14 मीटर। क्या था? 6.14 मीटर। परंतु इनके रिकॉर्ड को 2020 में स्वीडिश हाई जंपर, स्वीडन के रहने वाले, ये कहां के खिलाड़ी है? स्वीडिश खिलाड़ी अरमांड डुप्लांटिस ने 6.15 मीटर जंप करके तोड़ा। इनके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने 6.18 मीटर तक की जंप इन्होंने लगाया है, जो कि इनके रिकॉर्ड को और ही आसानी पूर्वक से तोड़ देता है। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा लौरा सीजामुंड एक ऑप्शन है। ये इनके बारे में याद रखिएगा कि ये टेनिस की खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी हैं? टेनिस के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत एवं रूस के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सितंबर 2020 में कहां संपन्न हुआ? तो भारत एवं रूस के मध्य सितंबर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ बंगाल की खाड़ी में। कहां आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? तो इंदिरा नेवी का आयोजन किया गया। कहां? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में कहां? तो हम्बन टोटा से लेकर के मलक्का स्ट्रेट्स तक, यानी मलक्का जलसंधि तक। हम्बन टोटा से मलक्का स्ट्रेट्स तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत एवं रूस के मध्य आयोजित किया गया कौन सा युद्धाभ्यास? इंदिरा नेवी हम्बन टोटा से मलक्का स्ट्रेट्स तक। कहां? बंगाल की खाड़ी में। चलिए सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित पिंड अल्टीमा थूले, कौन सा पिंड? अल्टीमा थूले तक पहुंचने वाला नासा के यान का नाम क्या है? न्यू होराइजन है। क्या नाम है? न्यू होराइजन। नासा के जिस यान ने कहां तक पहुंचा? सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित पिंड क्या है? यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित पिंड कौन सा है? तो अल्टीमा थूले। अब यहां तक पहुंचने का रिकॉर्ड नासा के किस यान ने बनाया? तो न्यू होराइजन नामक यान ने। किसने? न्यू होराइजन नामक यान ने यह बनाया। 2018 में ही इस न्यू होराइजन को लॉन्च किया गया था। और जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा हुई है, न्यू होराइजन से रिलेटेड खूब सारे प्रश्न पूछे गए। न्यू होराइजन से संबंधित खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये न्यू होराइजन अल्टीमा थूले तक पहुंचा था। और इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जनवरी 2019 में ही 18 में लॉन्च किया गया था और जनवरी 2019 में यह पहुंचा कहां तक? अल्टीमा थूले तक पहुंचने में सफल रहा। ठीक है, और अल्टीमा थूले के बारे में याद रखिएगा कि यह कुइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। कुइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित है। अंतरिक्ष का भी, ब्रह्मांड का भी एक विशाल क्षेत्र होता है जिसमें कई बेल्ट्स होते हैं। उसी में से एक कुइपर बेल्ट है। कुइपर बेल्ट के क्षेत्र में अल्टीमा थूले अवस्थित है। चलिए 13वां प्रश्न। देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया। कहां किया गया? केरल में। चलिए ये आपका आंसर हुआ केरल में। और केरल में इसको उच्च जोखिम वाले उपकरणों पर केंद्रित है। ये चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किस लिए किया गया? तो उच्च जोखिम वाले उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसको
इसका शिलान्यास किया गया। तो एकदम ध्यान रखिएगा, पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास केरल में, किस लिए? तो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु, चिकित्सीय उपकरण पर ध्यान केंद्रित करने। चलिए क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का भारी गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? फिच रेटिंग्स एक रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा की अलग अलग समय में अलग अलग वित्तीय वर्ष के लिए एक आकलन जारी किया जाता है। तो इसने भारत का 2020-21 के लिए जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार कितना का अनुमान व्यक्त किया था, कितने की गिरावट का? तो 10.5% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% का के गिरावट का आकलन व्यक्त किया था। किसने? फिच रेटिंग्स ने। और फिच रेटिंग्स ने ही पहले वित्त वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में जो गिरावट की दर अनुमानित की थी वह -23.9% था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के किस जिला को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला कहने का तात्पर्य है कि इस जिला को डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला इसलिए घोषित किया गया क्योंकि आपका यह आतिशबाजी और यह क्षेत्र आतिशबाजी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या है? आतिशबाजी क्षेत्र के उद्यम हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? विरुधुनगर जिला। इसलिए इसको क्या किया है? डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि दो तटरक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। 2 तटरक्षा प्राप्त करने वाला राज्य बना है कौन? पहला राज्य तमिलनाडु बना है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता कौन है? तो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है और 2020 के इस ओलंपियाड को ऑनलाइन माध्यम में पहली बार आयोजित कराया गया। कैसे? वर्चुअली, यानी ऑनलाइन इसका पहली बार आयोजन कराया गया। और इस आयोजन के दौरान जब खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही थी उसी दौरान इंटरनेट कनेक्शन की खराबी के कारण खेल में बाधा पहुंची और क्या किया गया कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड को कैंसिल किया गया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो किस कारणवश? इंटरनेट कनेक्शन की खराबी के कारण भारत एवं रूस को, किसको? भारत एवं रूस को इंटरनेट की खराबी के कारण दोनों देशों को क्या किया गया? संयुक्त विजेता घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष हैं आर्काडी डोनोस्कोविच। ठीक है, आर्काडी फीडे इसको शॉर्ट में कहते हैं, याद रखिएगा, फीडे, FIDE, फीडे, आर्काडी डेनिस्कोविच। नाम 1-2 बार लिखेंगे, 1-2 बार बोलेंगे आप तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि शासन की सबसे बेहतरीन प्रणाली, विश्व में सबसे लोकप्रिय और प्रचलित प्रणाली लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसी लोकतंत्र के प्रचलन को और मजबूत करने के लिए 15 सितंबर को, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 15 जुलाई आपके विकल्प में है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस, कौन सा दिवस? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर याद रखिएगा
15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व चाय दिवस। 15 नवंबर को कोई खास दिवस नहीं मनाया जाता है। चलिए 18वां प्रश्न, वेब साझी संवाद कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? वेब साझी संवाद कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? तो वेब साझी संवाद कार्यक्रम श्री कृष्ण कथा की विविधता पर चर्चा था। ये क्या था? साझी संवाद कार्यक्रम श्री कृष्ण की, लिख लीजिएगा इसको, साझी संवाद कार्यक्रम क्या था? तो श्री कृष्ण कथा पर, श्री कृष्ण कथा की विविधता पर चर्चा, की विविधता पर चर्चा। और ये आयोजित कहां किया गया? तो वृंदावन में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? वृंदावन में आयोजित किया गया। और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम था। 5 दिवसीय कार्यक्रम था। 19वां प्रश्न देखिएगा, सौर चक्र 24 का शिखर कब पूरा होगा? ठीक है, तो सौर चक्र क्या होता है? सौर चक्र होता है कि सूर्य के सतह पर जमे वातावरण के कारण धूलकण या अन्य पदार्थ जो जमा हो जाते हैं और सूर्य के सतह पर घर्षण जो करते हैं, उस घर्षण के कारण, ठीक है, उस घर्षण के घूर्णन को ही हम एक तरह से सौर चक्र कहते हैं। और उन पदार्थों के घूर्णन के कारण सूर्य की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम सौर चक्र कहते हैं। तो सौर चक्र 24 का शिखर कब पूरा होगा? तो ये जुलाई 2025 में पूरा हो जाएगा। सौर चक्र 24 कब खत्म होगा? तो कब पूरा हो जाएगा? जुलाई 2025 में। याद रखिएगा कि सौर चक्र 2019 में सौर चक्र 24 के समाप्ति के पश्चात सौर 25 भी, सौर का शिखर कब पूरा होगा ये और सौर चक्र समाप्त कब हुआ, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, और ना ही हम गलत बता रहे हैं। सौर चक्र 24 का शिखर कब पूरा हो? तो जुलाई 2025 में। और सौर चक्र 24 खत्म कब हुआ? तो दिसंबर 2019 में। सौर चक्र 24 खत्म हुआ 2019 में। और जनवरी 2025 में सोलर साइकिल 25 में प्रवेश कर गया। सोलर साइकिल क्या कर गया? 25, सोलर चक्र का 25वां चक्र शुरू हो गया। 25वां चक्र शुरू हो गया है। और ये 25वां चक्र चूंकि आपका 2019 में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी गणना करते करते जनवरी 2025 आ गई थी, इसलिए इसको 2025 से शुरू माना जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा जुलाई 2025। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के बारे में आप जानते हैं, नाबार्ड क्या है? आपका कृषि से संबंधित इनडायरेक्ट लोन प्रदान करने वाली एक संस्था है। और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। यह कृषि और भूमि विकास संस्था के रूप में काम करती है, जो कि क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देती है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? ऋण देती है। किस क्षेत्र में? कृषि एवं भूमि विकास पर। कृषि एवं भूमि विकास के क्षेत्र में ऋण देती है, के क्षेत्र में ऋण देती है। इसके नए अध्यक्ष की बात की जाए तो गोविंद राजूला चिंटूला इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सेट नंबर 15 के 20 प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके डिस्कशन को आपने एंजॉय किया होगा। आपसे बार बार मैं यही कहूंगा कि तथ्यात्मक पढ़िए, कम चीजों को पढ़िए लेकिन सही चीजों को पढ़िए। और आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स की भूमिका को देखते हुए करंट अफेयर्स लेकर मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष रोज रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से आपके लिए उपस्थित होता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें और जोड़िए और उन्हें भी लाभान्वित करिए, ताकि वह भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके, अपनी सफलता को लेकर के और ही ज्यादा अपने सकारात्मक विचारों से अभिप्रेरित हो सके। तो
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुद भी जुड़िए और रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के इस सेशन को एंजॉय करिए। कल पुनः सेट नंबर 16 के 20 प्रश्नों के डिस्कशन के दौरान हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।